Hello everyone, welcome back to Biologics. This is lecture 5 of cell cycle and cell division. Cell cycle और cell division के पहले 4 lectures में हमने काफी सारी बातें कर ली हैं. हमने entire syllabus almost कंप्लीट कर लिया है इस चैप्टर का, और अब हम इस चैप्टर के कुछ आखिरी पार्ट में आए हुए हैं. इसके बाद हम लोग कुछ नीट में आने वाली चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ लेते हैं मेटाफेज 1 के बारे में. देखिए, हमने लेक्चर 4 में सेल साइकिल सेल डिवीजन के लेक्चर 4 में हमने प्रोफेज को पूरा का पूरा पढ़ लिया है. प्रोफेज 1 को टू बी मोर स्पेसिफिक, उसमें हमने लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस पढ़ा था. इन सब में क्या क्या चीजें होती हैं, इन सबको बहुत ही डिटेल्ड वे में हमने पढ़ा हुआ था. अब यहाँ पे आते हैं मेटाफेज में. आपको याद होना चाहिए कि प्रोफेज में अभी तक क्या हुआ है. प्रोफेज में अभी तक सिर्फ और सिर्फ रिकॉम्बिनेशन वाली चीजें हो चुकी हैं, और आपका जो क्रोमोसोम है वो पूरी तरह क्या हो चुका है, कंडेंस हो चुका है. मेटाफेज में आते आते आपके डाइकिनेसिस वाले फेज की अगर हम बात करें तो वहां पे आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो क्या हो चुका है, टूट चुका है. और अब उस स्टेज को हम लोग ट्रांजिशन टू मेटाफेज भी बोल रहे होते हैं. ठीक है. अब अगर आपको याद हो माइटोसिस, तो माइटोसिस में क्या मैंने बताया था कि अगर ये प्रोफेज है, प्रोफेज के बाद अगर जो मेटाफेज आता है, मेटाफेज में जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं. राइट. यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा. ठीक है. लेकिन क्योंकि मियोसिस के मेटाफेज 1 की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मियोसिस के मेटाफेज 1 में क्या होता है कि बायवेलेंट अपने आप को अरेंज कर लेते हैं किसमें, इक्वेटोरियल प्लेट में. अगर मैं ये मेटाफेज का सेल बनाऊं तो एक क्रोमोसोम नीचे, एक क्रोमोसोम उसके ऊपर. ठीक है. फिर एक क्रोमोसोम नीचे, एक क्रोमोसोम उसके ऊपर. ऐसे करके बायवेलेंट अपने आप को क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं किस पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे. तो यही चीज हमारे मेटाफेज के पहले पॉइंट में लिखी जाएगी. क्या लिखी जाएगी भाई, बायवेलेंट अरेंज themselves at equatorial plate. ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था भाई, यहाँ पे आपके क्रोमोसोम्स अकेले अकेले 46 क्रोमोसोम्स अपने आप को क्या कर रहे थे, इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन कर रहे थे. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम्स के बायवेलेंट यहाँ पे अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट पे अटैच कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इसके बाद अगर हम देखें तो एनाफेज में क्या हो रहा था, एनाफेज में यहाँ से एक स्पिंडल फाइबर आ रहा था, यहाँ से एक स्पिंडल फाइबर आ रहा था, और एक क्रोमोसोम को, एक क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है उनको खींच के अलग कर रहा था, है ना. लेकिन यहाँ पे जब हम एनाफेज 1 की बात करते हैं, एनाफेज 1 की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा सेल है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा सेल है, यहाँ पे क्योंकि ऐसे ऐसे हमारे क्रोमोसोम्स अटैच है, तो अगर ऊपर और नीचे से एक एक स्पिंडल फाइबर आया, अगर ऊपर वाले सेंट्रियोल ने एक स्पिंडल फाइबर भेजा, नीचे वाले सेंट्रियोल ने एक स्पिंडल फाइबर भेजा, तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के डिफरेंट एक अलग अलग सेंट्रोमियर पे क्या होंगे, एक एक आपके स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे. क्या बोलना चाहती हूँ मैं, ये बोलना चाहती हूँ यहाँ पर कि स्पिंडल फाइबर अटैच, अच्छा मुझे ये यहाँ लिखना चाहिए था. ठीक है. दूसरा, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. है ना. एनाफेज में तो खींचने वाली चीज हो रही थी ना, अटैचमेंट तो यहाँ पे मेटाफेज में हो रहा था. ये है आपका मेटाफेज. मेटाफेज में आपके बायवेलेंट अलाइन हुए किस पे, आपके मेटाफिजिक प्लेट पे या फिर आपके इक्वेटोरियल प्लेट पे. इक्वेटोरियल प्लेट पे जैसे ही आपके बायवेलेंट अरेंज हुए, उनके क्या हो गए, काइनेटोकोर, ऊपर वाले का काइनेटोकोर और नीचे वाले का काइनेटोकोर डिफरेंट स्पिंडल फाइबर से क्या हो चुके हैं, अब क्या हो चुके हैं, अटैच हो चुके हैं. और अब जब एनाफेज में खींचने की बारी आएगी तो यहाँ पे बायवेलेंट का ऊपर वाला क्रोमोसोम ऊपर की तरफ, नीचे वाला क्रोमोसोम नीचे की तरफ. तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट. सेपरेट.
फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं माइटोसिस के एनाफेज की, तो यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे थे, वहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे। ये बहुत ही अच्छा डिफरेंस पॉइंट है, ये आपको याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने बहुत अच्छे से लेक्चर पूरा देखा है तो उसको बिल्कुल याद रहेगा कि अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं, ठीक है, माइटोसिस की बात करो, चाहे मियोसिस 2 के एनाफेज 2 की बात करो, वहां पे कौन सेपरेट होता है, आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन अगर आप बात करोगे एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 की, तो वहां पे कौन सेपरेट हो रहा होता है भाई, आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एनाफेज 1 के बाद आएगा आपका टीलोफेज 1। यहाँ पे मैं इसको अलग करके दिखाना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है। आप समझ जाएंगे कि ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब टीलोफेज 1 में क्या हो रहा है भाई, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो चुके हैं, रीअपियर हो चुके हैं। ये वाला क्रोमोसोम ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत डिकंडेंसेशन होगा, बहुत कम। क्यों? क्योंकि आगे फिर से एक और डिवीजन प्रोसेस में जाना है जिसका नाम है मियोसिस 2, तो ज्यादा डिकंडेंसेशन होगा नहीं। और ये डिकंडेंसेशन कहाँ होगा भाई, आपके इंटरकाइनेसिस फेज, मतलब इंटरकाइनेसिस फेज में रिकंडेंसेशन हो जाएगा, जो भी डिकंडेंसेशन यहाँ पे हो रहा था। और यहाँ पे और आप क्या लिख सकते हैं कि cytokinesis follows and the cells formed are known as diad, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसके बाद टीलोफेज आएगा। टीलोफेज में यहाँ पे आपके क्रोमोसोम्स होंगे ऊपर में, ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, नीचे में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स, कितने होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, है ना। अगर मैं यहाँ पे मेटाफेज प्लेट की बात करूँ, इक्वेटोरियल प्लेट की बात करूँ, तो इक्वेटोरियल प्लेट पे ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर यानी बाइवेलेंट कितने थे, बाइवेलेंट कितने थे भाई, 23। आई बात समझ, कितने थे, 23। तो जब इनको खींचा गया तो ऊपर ऐसे क्रोमोसोम कितने होंगे, क्रोमोसोम कितने होंगे, 23, और नीचे भी सेम 23 क्रोमोसोम्स होंगे। इसलिए मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चे बन रहे हैं उनमें पेरेंट से सेल क्या है, पेरेंट सेल के कंपेयर में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। अब इसके आजू बाजू क्या हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हो जाता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद 2 सेल्स बन जाते हैं जिनमें अपना अपना क्रोमोसोम क्या होता है, रहता है। और फिर इन दोनों सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायड, ठीक है, डायड बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। ये बहुत छोटी सी बात है। हमको मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 को ही बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, उसके बाद ये सारी चीजें बहुत इजी हो जाती हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी माइटोसिस पढ़ा हुआ है, तो उससे रिलेटेबल ही चीजें रहती हैं, तो काफी इजी रहती है। इसको लिख लीजिए। उसके बाद अच्छा, इसको लिखने के बाद मैं आपको बताती हूँ। अगर देखिए यही कहीं बता देते हैं हम लोग, है ना, इसको मिटाते हैं। अब कौन कपड़ा लेने जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ और फिर तुमको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और फिर बताएंगे। देखो यहाँ पे ये है आपका सेल, ठीक है, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स थे, ठीक है। इसको 2n लिख लेते हैं, ठीक है। 2n इसका क्या था, प्लॉइडी था। इसके बाद इसमें हुआ मियोसिस 1। क्या हुआ भाई, मियोसिस 1 हो गया। मियोसिस 1 बोले तो पहले प्रोफेज हुआ, प्रोफेज में लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस, डाइकिनेसिस के बाद हुआ मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज 1, फिर उसके बाद टीलोफेज 1, टीलोफेज 1 के बाद हुआ साइटोकाइनेसिस, जिसकी वजह से कितने सेल बन गए आपके, 2 सेल बन गए। और अब इनकी प्लॉइडी क्या हो गई है, n और n, यानी कि हाफ हो गई, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हो गया आपके क्रोमोसोम नंबर का। यानी कि ये थे हैप्लॉइड, सॉरी ये थे आपके डिप्लॉइड क्रोमोसोम, सॉरी पेरेंट सेल कैसा था भाई, डिप्लॉइड था। लेकिन अब आपका डॉटर सेल कैसे हो चुके हैं, आपके हैप्लॉइड हो चुके हैं। अब ये जो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स है, इनके अंदर क्या हो जाएगा, दोनों के अंदर सेम प्रोसेस चलेगी मियोसिस 2 की। अब मियोसिस 2 मैंने बोला था, मियोसिस 2 इज एग्जैक्टली सेम एज माइटोसिस, यानी माइटोसिस में हमने जो भी चीजें पढ़ी हमने माइटोसिस में, वो सारी चीजें किस में हो जाएंगी, मियोसिस में।
तो माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा था कि 2n सेल को अगर हम माइटोसिस कराते हैं तो हमको 2 सेल मिलते हैं जिनकी प्लॉइडी 2n और 2n ही होती है। सही बात है। तो अगर मैं बोल रही हूँ माइटोसिस एंड मियोसिस आर एग्जैक्टली सेम, तो क्या यहाँ पे n से n ही बनेगा, 2n और फिर यहाँ पे 2n। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है क्या? यस। तो यहाँ पे अगर आपने ये लिख लिया है टीलोफेज 1, टीलोफेज 1 के बाद आपको लिखना था साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के बाद ये बन गए हमारे डायट्स, इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डायट्स। ठीक है, अब ये डायट के अंदर क्या होगा, मियोसिस 2, मियोसिस 2 जो कि एग्जैक्टली माइटोसिस की तरह होता है, इसलिए इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन और इसको हम लोग स्पेसिफिकली रिडक्शनल डिवीजन भी बोल सकते हैं। और इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, आखिरी में हमको 4 हैप्लॉइड सेल्स देखने के लिए मिलते हैं। डॉटर सेल्स बोलना ज्यादा अच्छा होगा। आई बात समझ? आई क्या बात आपको समझ? इतनी बात समझ में? इतनी बात ही थी आपके पूरे किसमें, मेयोसिस में। अब यहाँ पे कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहती थी कि मैंने आपको बोला था कि कैसे एस फेज में क्रोमोसोम नंबर डबल होने के बाद भी, सॉरी, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए का सिंथेसिस यानी डीएनए का डुप्लीकेशन यानी डीएनए का नंबर डबल होने के बाद भी क्रोमोसोम का नंबर डबल कैसे नहीं होता है, ये मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो इसको लिखिए, फिर मैं वो कंसेप्ट क्लियर करूंगी और हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। एक लाइन है एनसीईआरटी में कि इन एस फेज डीएनए नंबर यानी बोल सकते हैं but number of chromosome remains same, है ना। एनसीईआरटी ऐसा बोलती है कि आपके एस फेज में डीएनए का नंबर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अमाउंट ऑफ डीएनए बोलना चाहिए था, ठीक है। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम। अब क्रोमोसोम बनते कैसे, ये है आपका क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन और डीएनए में फर्क है, लेकिन यहाँ पे हम लोग डीएनए ही बोलेंगे इसको। डीएनए जब कंडेंस होना चालू करता है यानी कंडेंसेशन में जाता है, तब जाके वो क्या बना लेता है, एक क्रोमोसोम। सही बात है, क्रोमोसोम बना लेता है। सही बात है। अब देखिए ये सब कैसे होता है, ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो यहाँ पे दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। इतनी आपको बाहर की चीज, सरफेस की चीज समझ में आनी चाहिए कि आपका जो डीएनए है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा रैप कर लेता है एक दूसरे में। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर आपके क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखना चालू हो जाते हैं। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब देखिए आपके सेल में आप जब क्रोमोसोम काउंट करते हैं ना, तो आज से आप काउंट करिए कि क्रोमोसोम आप कैसे काउंट करेंगे, सेंट्रोमियर से। ठीक है, सेंट्रोमियर क्या है, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या है आपका, सेंट्रोमियर है। आई बात समझ? ये वाला पार्ट क्या है भाई आपका, सेंट्रोमियर। ठीक है, तो अगर आपके सेल में 46 सेंट्रोमियर है, अगर आपके सेल में 46 सेंट्रोमियर है, तो आपके पास कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि दिस इज ऑल्सो अ क्रोमोसोम एंड दिस इज ऑल्सो अ क्रोमोसोम, बट यू कांट कॉल दिस अ क्रोमोसोम। इस चीज को आप क्रोमोसोम नहीं बोल सकते, इस चीज को आप क्या बोलेंगे भाई, क्रोमैटिड। सही बात है। लेकिन इसको अगर मैं अकेला निकाल के रख दूं और बोलूं कि अब बताओ इसको क्या बोलोगे, तो इसको आप क्या बोलोगे, क्रोमोसोम। क्या बोलोगे? आई बात समझ? इन दोनों को आप क्या बोलोगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। इन दोनों को क्या बोलेंगे भाई, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को आप अगेन क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपके एस फेज हुआ, ठीक है, एक सेल लेते हैं। ठीक है, सेल ने क्या किया, जीवन किया। जीवन के बाद इसमें डीएनए सेम था और क्रोमोसोम भी 46 थे। ठीक है, अगर डीएनए क्रोमोसोम बनाएगा तो क्रोमोसोम कितने बनेंगे, 46 ही बनेंगे। इसके बाद ये गया एस फेज में, डीएनए का अमाउंट कैसा हो गया, डबल हो गया। ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम
कितने हुए अभी भी 46 है। ये कैसे, ये बड़े आराम से हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपके मान लीजिए कि कोई सेल था, उसने अभी अभी माइटोसिस किया, ठीक है, और उसने क्या बनाया, 2 सेल बनाए, तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे ना वो ऐसे दिख रहे होंगे। आई बात समझ, कैसे दिख रहे होंगे भाई, ऐसे, ध्यान से सुनना। अभी किसी, ये पेरेंट सेल है, ठीक है, पेरेंट सेल ने क्या किया, माइटोसिस करके 2 डॉटर सेल बनाए, तो डॉटर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम आपको दिख रहे होंगे वो कैसे दिखेंगे, ऐसे। आई बात समझ। उसके बाद ये लोग क्या कर जाएंगे, डिकंडेंस कर जाएंगे। फिर मान लीजिए कि इस डॉटर सेल ने बोला कि ठीक है मुझे क्या करना है, आगे जाके और डॉटर सेल्स बनाने, तो मैं क्या कर लेती हूँ, G1 कर लेती हूँ, S कर लेती हूँ। मान लो इसने S फेज कंप्लीट कर लिया, S फेज कंप्लीट करने के बाद G2 S फेज में क्या कर लिया इसने, डीएनए का अमाउंट डबल कर लिया है, ठीक है। एस फेज के बाद इसने G2 फेज किया, G2 के बाद इसने क्या किया, M फेज में एंटर किया। तो अब M फेज में इसके क्रोमोसोम्स जो है ना ऐसे दिख रहे हैं। आई बात समझ, कैसे दिख रहे हैं भाई, पहले ऐसे दिख रहे थे, इनको भी हम क्रोमोसोम्स बोल रहे थे। ये कितने थे 46, और ये भी कितने हैं 46, तो नंबर सेम है क्योंकि दोनों को क्रोमोसोम बोल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम है, मतलब एस फेज के बाद भी क्रोमोसोम नंबर कैसा है, सेम। लेकिन यहाँ पे जो डीएनए डबल हो गया है, पहले यहाँ पे इसकी एक और सिस्टर क्रोमैटिड थी क्या, नहीं थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने डीएनए को डबल किया है इसलिए यहाँ पे इसकी क्या बन गई है, एक सिस्टर क्रोमैटिड बन गई है। इसीलिए बोला जाता है कि आपका जो डीएनए है, डीएनए का अमाउंट डबल होने के बाद भी आपके क्रोमोसोम नंबर का अमाउंट डबल नहीं होता। आई बात समझ, क्योंकि आप इसको भी क्रोमोसोम ही बोल रहे हैं और इसको भी क्रोमोसोम ही बोल रहे हैं। फर्क ये है कि जो डबल अमाउंट ऑफ डीएनए है ना वो यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड बन गया है, और क्योंकि यहाँ पे कोई डबल अमाउंट ऑफ डीएनए नहीं था तो यहाँ पे कोई भी सिस्टर क्रोमैटिड नहीं था। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ये थी पूरा कंसेप्ट कि क्यों बोला जाता है जब डीएनए का अमाउंट डबल हुआ तो भी क्रोमोसोम का अमाउंट डबल नहीं हुआ। ये चीज यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझा दी गई है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए, यहाँ पे हमारा एक और चैप्टर कंप्लीट हो गया है जो कि है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, सेल साइकिल सेल डिवीजन भी आज कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक लेने वाले हैं, नेक्स्ट आप लेक्चर में देख ही लेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।